एपिसोड की शुरुआत में हम नायोया जेनिन को देखते हैं। उसे उसके डैड का बुलावा आया होता है, इसलिए वो उनके पास जा रहा होता है। और रास्ते में वो माकी और मई की बेइज्जती कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि वो दोनों खूबसूरत तो हैं, पर कोई काम के नहीं है। जो औरत ताकतवर नहीं होती, उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए। और वो ऐसे ही माकी और मई की बेइज्जती कर रहा होता है। तभी वो उस कमरे के पास में पहुंच जाता है जहाँ उसके डैड होते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाता है, वो अपने डैड के छोटे भाई की बेइज्जती करता है। वो कहता है, आप मेरे डैड के छोटे भाई हो तो भी आप किसी काम के नहीं हो, और मेरे डैड भी किसी काम के नहीं है। इनकी शक्ल कम से कम तोजी से तो मिलनी चाहिए थी। ये सुनकर ही ये दोनों भड़क जाते हैं और ये बूढ़ा इसे मारने वाला होता है। और उसके डैड बस दीवार में एक छेद करते हैं। ये देखकर नायोया कहता है, अब क्या आप मुझे मारना चाहते हो? तभी वहां पर एक बूढ़ा इंसान आता है और वो कहता है, मैं आपके पिता की वसीयत लेकर आया हूँ। फिर वो बैठकर एक एक करके सभी का नाम लेता है और वो कहता है, मेरी मौत के बाद नायोया जेनिन ही जेनिन क्लैन का हेड होगा। और अगर किसी वजह से नायोया जेनिन को कुछ हो गया या उसे कोई बीमारी लग गई, तो फिर मेग्यूमी जेनिन को ही जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा और सारी वसीयत उसे ही मिलेगी। ये सुनकर नायोया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बाहर निकल कर कहता है, उस मेगुमी की वजह से सभी लोग मुझे कम समझ रहे हैं, मैं उसे मार दूंगा। ऐसा कहकर वो अपने असिस्टेंट से पूछता है, वैसे वो इस वक्त कहाँ है? इसमें उसके असिस्टेंट बताती है कि वो इस वक्त यूजी इतादोरी के साथ है, जो सुकुना के वेसल है। ये सुनकर नाओया कहता है, ऐसे में तो एक तीर से दो निशान हो जाएंगे। मैं उस यूजी इतादोरी को भी मार दूंगा और साथ में मेग्यूमी को भी मार दूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम यूजी को देखते हैं जो सीढ़ियों पर बैठा होता है और उसी वक्त चोजो भी वहां आ जाता है और कहता है, तुम चाहो तो जुजुत्सु हाई जा सकते हो, मुझे अपने भाइयों की अस्थियां लेनी है। इसमें यूजी कहता है, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं वापस नहीं जा सकता। और फिर उसे मेग्यूमी की एक बात याद आती है। उसने कहा था कि अगर आज तुम किसी को बचाओगे और वो अगर किसी दिन किसी और की जान ले लेगा, तब तुम क्या करोगे? ऐसा कहते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है, पर चोजो उसे थोड़ी हिम्मत देता है। ये देखकर यूजी कहता है, ठीक है फिर चलो चलकर थोड़ी सी सापित शक्तियों को कम करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। यूजी एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है। तभी वहां पर दो सापित शक्तियां आ जाती है और यूजी उनसे दूर भाग रहा होता है। वो सापित शक्तियां पूरी कोशिश करती है यूजी को पकड़ने की, पर वो उसे नहीं पकड़ पाती। तभी यूजी के सामने एक सापित शक्ति आ जाती है जिसे वो बस एक किक में ही मार देता है। फिर जैसे ही उसके सामने दूसरी सापित शक्ति आती है, वो उसे भी मार देता है। पर उसके बाद तीसरा भी आ जाता है और यूजी उससे बचकर भाग रहा होता है। और देखते ही देखते बहुत सारे सापित शक्तियां उसके पीछे लग जाती है। और फिर यूजी भागते भागते एक टनल के पास आ जाता है और फिर चोजो को आवाज देता है। और तभी एक पियर्सिंग ब्लड का अटैक निकलता है और सारे सापित शक्तियों को मार देता है। लेकिन इस बीच चोजो के पीछे भी एक सापित शक्ति आ जाती है, पर यूजी उसे मार देता है। ये देखकर चोजो अपने मन में कहता है, हमारी पहली लड़ाई के मुकाबले यूजी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। तभी उनके सामने नाओया आ जाता है। उसे देखकर ये दोनों पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इसमें नाओया बताता है कि वो यहाँ यूजी इतादोरी को मारने आया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे मारने का ऑर्डर मिला हुआ है और अब गोजो सातोरू का हाथ उसके ऊपर नहीं है, इसलिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता। यह सुनकर यूजी को एक बंदे की बात याद आती है। उसने कहा था कि गोजो सातोरू की वजह से बहुत सारे ससुरर की जिंदगियां बची हुई है। तभी अचानक से नाओया यूजी के पीछे आ जाता है और उस पर हमला करता है और फिर वो चोजो को भी मारना शुरू करता है। और फिर हमें वही ट्रेंडिंग वाला अटैक दिखाई देता है। और फिर नाओया इन दोनों को थोड़ा सा पीटने के बाद अपनी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं मेग्यूमी फुसिगोरो को भी मार दूंगा, ताकि जेनिन क्लैन का हेड मैं बनूं, ना ही वो। तभी वहां पर यूटा आ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि यूजी के साथ ये दो लोग कौन हैं। यूटा को देखकर नाओया अपने हाथ खड़े कर देता है
और कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम यूटा ओकोत्सु हो और मैं तुम्हारी तरफ हूँ। मैं भी यहाँ यूजी को मारने ही आया था। लेकिन अब तुम भी यहाँ हो, तो अब तुम यूजी को मारो और मैं इस दूसरे वाले को संभालता हूँ। यूटा इसके लिए मान जाता है। तभी तो जो यूजी को चुपके से कहता है, देखो यूजी, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये दोनों तुम्हारे लिए आए हैं। मैं इन दोनों को किसी तरह रोकूंगा। तब तक तुम यहाँ से दूर भाग जाना। और फिर चोजो पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से नाओया का ध्यान तो बढ़ जाता है, पर यूटा यूजी के पीछे लग जाता है। नाओया ये अटैक देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है, देखो मुझे नहीं पता तुमने ये तकनीक कहाँ से सीखी, पर अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूटा ने यूजी को पकड़ लिया है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर यूजी किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और फिर ये नॉर्मल फाइट करना शुरू करते हैं। यूटा उसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर यूजी को मारना इतना भी आसान नहीं है। वैसे यूजी लड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बस भाग रहा होता है और भागते भागते वो कार से एक नाइफ उठा लेता है और फिर ये उस नाइफ के सहारे यूटा से लड़ता है। और लड़ाई के दौरान इसकी नाइफ भी टूट जाती है और यूटा की तलवार भी टूट जाती है। ये देखकर यूटा अपने मन में कहता है, मुझे पता था इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। आखिर ये गोजो सातोरू का स्टूडेंट है। लो, गोजो सातोरू के ना होते हुए भी उसका ओदा फार्म हो रहा है। वैसे तभी यूजी अपने मन में सोचता है, इसकी तलवार टूट चुकी है, अब ये निहत्था है, अब मैं इसे मार सकता हूँ। पर तभी रिका पीछे से आके उसे पकड़ लेती है और वो हिल नहीं पाता। यूजी को समझ में नहीं आता कि ये शिनिगामी कहाँ से आ गई, पर तभी यूटा उसे मार देता है और कहता है, मुझे इसके लिए माफ करना। फिर हम सुकुना को देखते हैं और पता नहीं क्यों फिर हम सुकुना को देखते हैं और पता नहीं क्यों ये खुश हो रहा होता है। फिर हम नाओया और चोजो को देखते हैं, जहाँ नाओया चोजो की बहुत ज्यादा धुलाई कर रहा होता है और पता नहीं क्यों चोजो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहा होता। तभी नायोया कहता है, वैसे आखिर तुम हो कौन? और इसमें चोजो बहुत ही अजीब जवाब देता है। वो कहता है, मैं 12 भाई बहनों का बड़ा भाई हूँ। ये सुनकर नायोया भी कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हारी तकनीक और तुम्हारे ताकत के बारे में पूछा था। ऐसा कहकर वो गायब हो जाता है और इस बार चोजो अपनी सारी सापित शक्ति अपनी आंखों में लाता है ताकि वो उसे ठीक से देख सके। और जैसे ही नाओया उसके पीछे आता है, चोजो उस पर हमला करता है, पर नाओया उससे बच जाता है और चोजो पर दोबारा हमला करता है। पर इस बार चोजो भी बच जाता है और उस पर एक और अटैक करता है, पर नाओया उससे बचकर उसे स्टेप कर देता है और कहता है, मुझे माफ करना, पर तुम हार नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे अपना हथियार निकालना पड़ा। एक सोल्जर को अपने साथ हथियार रखना ही चाहिए, पर कुछ लोग होते हैं जो बस हथियार पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो बस कमजोर होते हैं, जैसे मेरे बड़े भाई, और इसी वजह से मुझे उनसे नफरत है। ये सुनकर चोजो थोड़ा भड़क जाता है और कहता है, तुम भले ही आज बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर इसके पीछे जरूर तुम्हारे बड़े भाइयों का कोई ना कोई हाथ जरूर होगा। ये सुनकर नौया कहता, अपनी बकवास बंद करो। पर चोजो कहता है, अगर बड़ा भाई ताकतवर हो तो वो अपने छोटे भाई को भी ताकतवर बनाता है, और अगर वो किसी गलत रास्ते पर चलता है तो फिर वो अपने छोटे भाई को उस गलत रास्ते से बचाता है, और अगर बड़ा भाई परफेक्ट ना हो तो वो अपने छोटे भाई को परफेक्ट बनाता है। ये सब बातें नाया को बस बकवास लगती है, पर तभी चोजो कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। चोजो के ऐसा कहते ही खून का एक सैलाब आता है। नाओया उससे बचने की कोशिश करता है, पर नहीं बच पाता और वो उसके खून के ऊपर जम जाता है, जिस वजह से वो हिल नहीं पाता। ये देखकर नाओया कहता है, ये सब मेरे सामने बेकार है। मेरी तकनीक मुझे फ्यूचर में 24 फ्रेम के आगे जाकर हमला करने देती है। ऐसा कहकर वो चोजो के ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी चोजो अपनी ओरिजिनल तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे उसने 150 सालों से तराशा हुआ था। पर नाओया को इसकी चिंता नहीं होती और वो सीधा हमला करने जा रहा होता है, और तभी चोजो के फैलाए हुए खून की बूंदें वो सब फटने लगती हैं, जिस वजह से नाओया घायल हो जाता है। और चोजो कहता है, मुझे तो समझ में नहीं आता कोई भी अपने बड़े भाई से नफरत कैसे कर सकता है।
ऐसा कहकर वो उसे मारने वाला होता है, पर तभी उसके पीछे यूटा आ जाता है और वो चोजो को बस एक ही पंच में बेहोश कर देता है। और वो नायोया को कहता है, आप तो हार गए। तभी नायोया कहता है, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? क्या इसके खून में जहर मिला हुआ था? ये इंसान नहीं हो सकता। मेरा खून इसके खून से लड़ रहा है। तभी यूटा कहता है, मैं अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, पर तुम्हें ऊपर में ये बात पहुंचानी होगी कि यूजी इतादोरी मर चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम यूजी और यूटा को देखते हैं। यूजी बेहोश होता है, पर तभी उसे होश आ जाता है और यूटा कहता है, मैंने तुम्हें डरा दिया ना, मैं बस एक छोटा सा नाटक कर रहा था। यूजी को समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का नाटक था। तभी यूटा एक्सप्लेन करता है कि कुछ महीनों पहले गोजो सेंसे ने उसे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि यूजी इतादोरी का ख्याल रखना, क्योंकि उसे भी खुफिया तरीके से मारने का ऑर्डर मिला हुआ है। यह सब सुनकर यूजी को सब समझ में आ जाता है, पर तभी वहां पर मैग्यूमी आ जाता है। उसे देखकर यूजी थोड़ा हैरान होता है, पर मैग्यूमी कहता है, मुझे पता नहीं तुम अब तक कहाँ थे, पर अब हमें जुजुत्सु हाई वापस जाना होगा। पर यूजी मना कर देता है। वो कहता है, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता, मैंने बहुत से लोगों की जान ली है। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जब सुकुना ने उसकी बॉडी पर कब्जा किया था, तब उसने बहुत से लोगों को मार दिया था और यूजी उन सब का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा है। पर मैग्यूमी कहता है, इस वक्त खुद को दोष देने का वक्त नहीं है, तुम्हें दूसरों को बचाना होगा। पर यूजी नहीं मान रहा होता। पर तभी मैग्यूमी कहता है, देखो अब तुम ही हो जो सभी को बचा सकते हो और शुरुआत तुम मुझसे करो। ये सुनकर यूजी थोड़ा हैरान हो जाता है, पर फिर वो मान जाता है। पर उसी समय वो नोबारा के बारे में पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं, और मेग्यूमी के चुप रहने की वजह से उसे समझ में आ जाता है कि नोबारा मर चुकी है। इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। आखिर ये उसका आशिक जो था। तभी मेग्यूमी कहता है, हमें सबसे पहले टेंजन से मिलना होगा। इसमें यूटा कहता है कि टेंजन से मिलना इतना भी आसान नहीं है। वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर हजार दरवाजे हैं जो वक्त वक्त में अपनी जगह बदलते हैं। इसमें यूजी कहता है, तो इसका मतलब अगर हमने सही दरवाजा नहीं चुना तो हम उससे नहीं मिल सकते। तभी वहाँ पर अचानक से चोजो आ जाता है और वो कहता है, हम इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। फिर ये सब कहीं और जाते हैं जहाँ माकी और यूकी दोनों होते हैं। फिर ये सब एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं और फिर माकी सीधे पॉइंट पर आती है और कहती है, तो बताओ हम टेंजन से कैसे मिलेंगे। मैग्यूमी कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से चोजो आता है और वो कहता है, टेंजन जहाँ है वहीं पर मेरे भाई और बहनों को अवशेष बना कर रखा गया है, इसलिए मैं उन्हें महसूस करके उनके पास जा सकता हूँ। ये सुनकर यूकी कहती है, क्या कमाल की बात है। पर माकी कहती है, वैसे ये है कौन। इसमें यूजी कहता है, फिलहाल के लिए इसे आप मेरा बड़ा भाई कह सकती हैं। ये सुनकर चोजो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर यूजी कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो यहाँ से। फिर ये सब टेंजन के पास जा रहे होते हैं और रास्ते में यूजी को बहुत ज्यादा खून बिखरा हुआ दिखता है, इसलिए वो इसके बारे में पूछता है। इसमें यूकी बताती है कि यह 12 साल पहले की बात है और शायद यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। वैसे अगर किसी को ये ना पता हो कि ये कौन सी जगह है तो मैं बता दूं, ये वही जगह है जहाँ पर तोजी ने उस लड़की को मारा था। मैं उस लड़की का नाम भूल चुका हूँ। वैसे फिर ये दरवाजे के पास आ जाते हैं। फिर ये सब टेंजन के पास आ जाते हैं, पर इन्हें वहां पर कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर यूकी कहती है, टेंजन से मिलना इतना भी आसान नहीं है, पर मुझे लगा अब गोजो नहीं है तो हम उससे मिल सकते हैं। लेकिन शायद मैं गलत थी, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि मुझे रोक रहे हो। ये सुनकर यूटा कहता है, तो लगता है हमें यहाँ से जाना होगा। और फिर जैसे ही ये जाने लगते हैं टेंजन इन्हें पीछे से आवाज देता है, पर तभी टेंजन उन्हें रोक लेती है और एक एक करके सबका नाम लेती है सिवाय यूकी का। और जिस वजह से यूकी थोड़ा नाराज हो जाती है। वो कहती है, आपको मैं दिखी नहीं या फिर आप मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इसमें टेंगन कहती है, ऐसा तो नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं।
तभी माकी सीधे पॉइंट पर आती है। वो पूछती है कि हम गोजो को प्रिजन रन से कैसे बाहर निकालें, और ये कलिंग गेम है क्या, और अगर हम इसमें हिस्सा लेने से मना कर देंगे तो क्या होगा, और ये कलिंग गेम अभी क्यों शुरू हुआ, पहले कभी क्यों नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात, आखिर ये कलिंग गेम कौन करवा रहा है। ये सुनकर टेंगन कहती है, यूता ओकोत्सु, चोजो और यूकी, इन तीनों में से दो लोगों को मेरी सुरक्षा करने के लिए यहाँ रुकना होगा, तभी मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब दूंगी। इसमें सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, भला आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है। इसमें टेंगन कहती है, जब गोजो कैद नहीं हुआ था तब मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, पर अब वो कैद हो चुका है और मुझे सुरक्षा की जरूरत है, वरना वही होगा जो 12 साल पहले हुआ था। फिर से कोई मुझे मारने आएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि केंजाकू भी मुझे ढूंढ सकता है, क्योंकि वो मुझसे भी पहले से एग्जिस्ट करता है। इसमें ये सब कहते हैं, ठीक है, पर पहले आपको हमारे सवालों को जवाब देना होगा। इसमें टेंगन मान जाती है और बताती है कि ये कलिंग गेम्स केंजाकू करवा रहा है, जो अभी गेटो के शरीर में कब्जा किया हुआ है, और वो 1000 साल का है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे भी है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि टेंजन क्या कह रही है। तभी टेंजन कहती है, सिक्स आई यूजर, मेरे और वेसल के बीच एक कनेक्शन था, पर 12 साल पहले तोजी फुसिगोरो ने ये कनेक्शन तोड़ दिया, और तब से ये सब शुरू हुआ था। और तुमने पूछा था ना कि केंजाकू ने ये कलिंग गेम्स पहले क्यों नहीं शुरू किए, तो मैं बता दूं, वो पहले सारे सिक्स आई यूजर्स को मार देता था। वो जैसे ही पैदा होते थे वैसे ही वो उन्हें मार देता था। पर दुनिया हमेशा बैलेंस बना कर रखती है। जैसे ही एक सिक्स आई यूजर मरता है वैसे ही एक दूसरा सिक्स आई यूजर पैदा हो जाता है। और जब यह बात केंजाकू को पता चली, वो समझ गया कि ये सब बेकार है, इसलिए उसने सही वक्त का इंतजार किया। उसके पास किसी तरह प्रिजन रैम आ गई, जिस वजह से उसने एक प्लान बनाया सिक्स आई यूजर को कैद करने का, और वो उसने किया भी। ये सब सुनकर सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है। तभी टेंगन कलिंग गेम्स के रूल्स बताती है। वो कहती है कि इस कलिंग गेम में जो भी हिस्सा लेने के लिए मना करेगा वो मर जाएगा, और साथ में इन कलिंग गेम्स में जो ताकतवर होंगे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे वो नए रूल्स लागू कर सकते हैं। ये सुनकर सभी लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पर टेंगन कहती है यही सच है। पर फिर ये सोचने लगते हैं कि ये प्रिजन रन से गोजो को कैसे छुड़ाएंगे। तभी टेंगन कुछ निकाल कर दिखाती है, और वो कहती है, यह प्रिजन रन का पिछला दरवाजा है। यह देखकर यूजी को लगता है कि अब गोजो सातों को इससे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन टेंगन कहती है कि यह भले ही प्रिजन रन का पिछला दरवाजा है, लेकिन ये उसी की इजाजत से खुलेगा जिसके पास प्रिजन रन के आगे का दरवाजा है। इसका मतलब तुम्हें पहले उसे हासिल करना होगा, फिर तुम इसका पिछला दरवाजा खोलकर गोजो को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि मुझे यकीन है वो पिछले दरवाजे के पास ही होगा। यह सुनकर सभी लोग थोड़ा खुश हो जाते हैं, पर तभी टेंगन पूछती है, तो अब बताओ, मेरे साथ यहाँ कौन रुक रहा है मेरी रक्षा करने के लिए। इसमें यूकी और चोजो आगे आते हैं, और इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर ये सब जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले यूजी चोजो को शुक्रिया कहता है, और इसमें चोजो कहता है, बस मरना मत। और फिर जैसे ही यूजी चला जाता है चोजो थोड़ा सा रोने लगता है। इसमें यूकी कहती है, क्या तुम रो रहे हो, पर चोजो कहता है, चुप रहो, वो सुन लेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, माँ की जेनिन क्लैन में आई होती है, क्योंकि सभी ने डिसाइड किया था कि जैसे मेग्यूमी जेनिन क्लैन का हेड बनेगा वो सारे स्थापित हथियार जेनिन क्लैन से ले आएंगे। और इस वक्त भी माँ की फुसिगोरो के ऑर्डर पर जेनिन क्लैन आई होती है, ताकि वो सारे स्थापित हथियार ले जा सके। पर तभी उसकी सबसे पहले मुलाकात नाओयान जेनिन से होती है, और नाओया बस इसकी बेइज्जती कर रहा होता है, पर माँ की उसे पूरी तरह इग्नोर करती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। तभी वहां पर माकी की मोम भी आती है, और वो माकी को रोकती है, पर माकी नहीं रुकती, और वो कहती है
मेरे पास जेनिन क्लेन के हेड का परमिशन है, इसलिए मैं बेसमेंट जा रही हूँ। तभी हम नामिया और जिनिची को बात करते हुए देखते हैं। जिनिची कहता है कि हम माकी, मई और फुसिगोरो को मार देंगे और हम उन पर इल्जाम लगा देंगे कि गोजो को छुड़ाने वाले गद्दारों में वो सब भी शामिल थे। ये सुनकर नामिया खुश हो जाता है, पर तभी वो कहता है, लेकिन क्या इसके लिए वो बूढ़ा राजी होगा? इसमें जिनिची कहता है, हाँ वो राजी हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। माकी के डैड उसके सामने खड़े होते हैं और माकी देखती है कि उसके डैड के पीछे माई घायल है, इसलिए वो हमला करने जाती है। ये देखकर उसके डैड भी हमला करते हैं, पर माकी बच जाती है और उनका तलवार तोड़ देती है, जिस वजह से माकी का गार्ड डाउन हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाकर उसके डैड उसे मार देते हैं और फिर ये अपनी बेटियों को घसीट कर ले जा रहे होते हैं और एक कमरे में फेंक देते हैं और कहते हैं, इस कमरे में सेकंड ग्रेड और उससे नीचे की सारी शक्तियां हैं। ये कमरा वैसे तो ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन ये सजा के भी काम आता है। कुछ देर बाद वो सारी शक्तियां आएंगी और वो तुम्हें मार देंगी। फिलहाल तो मैं हूँ, इसलिए वो डर रही हैं, पर मेरे जाते ही वो सब आएंगे और वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी माई माकी के पास आती है और वो कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वो अपनी सारी साबित शक्ति माकी को दे देती है। फिर माकी की सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी आंख खुलती है, जहाँ माई कहती है, मेरी वजह से तुम हमेशा अधूरी ही रही, पर मेरे मरने के बाद तुम पूरी हो जाओगी। ये सुनकर माकी थोड़ा घबरा जाती है और वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे पास आओ। पर माई कहती है, क्या तुम्हें पता है साथी शक्तियों की दुनिया में जुड़वा बच्चों को ज्यादा अहमियत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी ताकत बटी हुई होती है। तुम चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, चाहे जितना भी जोर लगा लो, पर तुम ताकतवर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं कभी ताकतवर नहीं बनना चाहती। मेरी वजह से तुम हमेशा कमजोर रही हो। ये सब सुनकर माखी कहती है, ठीक है मैं समझ गई, पर अब वापस आओ। पर माई कहती है, अब मैं जा रही हूँ और अपने साथ सारा बोझ लेकर जा रही हूँ। बस जाने से पहले मुझसे एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना। और यही बात उसका एक छोटा वर्जन भी कहता है और ये देखकर माँ की बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है रियल वर्ल्ड में, वो मई के लिए बहुत ज्यादा रोती है। तभी हम देखते हैं कि उनके चारों ओर सारे कर्स स्प्रिट आ चुके होते हैं। पर तभी हम माकी के डेड को देखते हैं। उन्हें अचानक से सापी शक्ति की एनर्जी खत्म होते हुए महसूस होती है। तभी वो अपने मन में कहते हैं, आखिर सारे साबित शक्तियाँ गई कहाँ? क्या उस माकी ने उन्हें मार दिया? तभी उसे एक प्रेशर फील होता है, वो प्रेशर जो प्रेशर उसे तोजी के होने पर हुआ था। पर तभी उसका सर आधा कट जाता है। माकी उसे मार चुकी होती है और फिर वो आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि सारे जेनिन क्लैन के लोग माकी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। नायोया को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी एक आदमी उसे बताता है कि माकी ने अपने डैड को मार दिया है और इसलिए अब उसे मरना होगा। फिर माकी को सभी लोग घेर लेते हैं, पर माकी एक एक करके सभी को मार देती है। सभी लोग उससे लड़ने की तो कोशिश करते हैं, पर कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता। और फिर माकी एक कमाल का अटैक करती है और सभी को एक साथ मार देती है। तभी वहां पर उनका लीडर आता है और वो कहता है, आखिर यहाँ कैसा शोर हो रहा है? तभी वो देखता है कि उसके सारे लोग मर चुके हैं, इसलिए फिर वो भी लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जेनिन क्लैन का एक दूसरा शख्स अपनी तकनीक इस्तेमाल करता है और माकी को दोनों हाथ के बीच दबा देता है। ये देखकर वो लीडर थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि जेनिन क्लैन के 3 सबसे ताकतवर लोग आ चुके हैं। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो किसी तरह माकी के अटैक को रोक देता है, पर वो ज्यादा देर के लिए नहीं बचता और माकी उसे मार देती है। तभी ये बूढ़ा माकी के ऊपर हमला करने आता है, पर माकी बच जाती है और उसे भी मार देती है। ये देखकर ये छोटा सा लड़का, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, ये अपनी तकनीक की मदद से माकी को रोकने की कोशिश करता है, पर माकी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है
और इसलिए वो उसे नहीं रोक पा रहा होता और उसके आंखों और मुंह से खून निकल रहा होता है। इसलिए फिर वो कहता है, तोजी की मेहरबानी से जेनिन क्लेन बचा हुआ था, पर अब ये तोजी की तरह बन चुकी है, इसलिए अब आपको इसे मारना ही होगा। ये सुनकर जिनिची अपना सबसे ताकतवर हमला माकी के ऊपर करता है। तभी हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। इस लड़के को लग रहा होता है कि जिनिची ने माकी को मार दिया है, पर तभी उसके सामने से माकी चलकर आ रही होती है। उसके हाथ में जिनिची का सर होता है, पर ये चीज ये लड़का देख नहीं पाता क्योंकि ये मर चुका होता है। इतना ज्यादा खून निकला है तो जाहिर सी बात है कि ये मरेगा ही। तभी वहां पर नाविया आता है और वो कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा बेरहम हो, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? इसमें माकी कहती है, नहीं, वो अपने साथ मेरा दिल भी ले गई। तभी नाविया उस पर हमला करता है और वो कहता है, तुम तोजी की तरह बिल्कुल भी नहीं बन सकती। तोजी को कोई समझ नहीं पाया क्योंकि कभी भी कमजोर ताकतवर को नहीं समझ सकते, और तुम उसकी तरह कभी भी नहीं बन सकती। ऐसा कहकर वो माकी के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करता है और वो कहता है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा और दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है। ऐसा कहकर वो माकी के ऊपर लगातार हमला करते जाता है और फिर नाविया अपना लास्ट अटैक प्रिपेयर करता है। ये देखकर माकी कहती है, ठीक है फिर, आ जाओ, गले लगते हैं। ये देखकर नाविया कहता है, तो तुम आमने सामने लड़ना चाहती हो? वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि माकी ने आसपास की चीजें तबाह कर दी है और बस एक ही रास्ता छोड़ा है। लेकिन फिर नाविया कहता है, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहती हो। तुम मेरा हमला झेल कर मुझ पर हमला करना चाहती हो, पर तुम्हारा ये दाव नहीं चलेगा। फिर वो कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो पूरी रफ्तार से माकी की तरफ बढ़ता है, पर तभी माँ के पीछे घूमकर वही आइकॉनिक पंच मारती है जिसे मैंने रील में बहुत ज्यादा बार देखा है और मुझे यकीन है कि तुम सबने भी देखा होगा। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। माकी अपने मोम को ढूंढ रही होती है और फिर वो अपने मोम को ढूंढ भी लेती है। ये देखकर माकी की मोम कहती है, मुझसे दूर रहो, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। पर माकी कहती है, पहले मेरी बात तो सुनिए। पर माकी की मोम कुछ भी नहीं सुनती। वो बस कहती है, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और बस इतना कहते ही माकी उसे मार देती है। तभी हम नाविया को देखते हैं। वो किसी तरह बच गया होता है, पर तभी उसके पीछे माकी की मोम आती है और वो नाविया को मार देती है। हालांकि वो भी नहीं बच पाती, लेकिन जाते जाते वो नाविया को भी अपने साथ ले जाती है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। मैं इसका पार्ट 2 जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं 5, 6 और 7 कवर करूंगा। और तब तक के लिए सायोनारा।